सबसे पहले तो क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाट इज एनएमआर? रिमेंबर, इन केस ऑफ यूवी यू यूज अल्ट्रावायलेट रेज, यू यूज अल्ट्रावायलेट रेज। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट ऑप्शन आएगा यूवी, सेकंड में आएगा आईआर, थर्ड में आएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, और फोर्थ में आएगा एनएमआर। सो ऑब्वियसली एनएमआर इज आंसर। अगेन सेकंड क्वेश्चन में कैसे आ सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, which of the following compound will be active in the NMR? उसमें ऑप्शन में देखें हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन 13, ओके कार्बन 14 देंगे आपको ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी जीके में। सो फॉलोइंग न्यूक्लियाई विल बी एक्टिव इन द NMR, और ऑप्शन में आया फॉर एग्जांपल कार्बन 14, देन सल्फर 32, आपका आएगा कार्बन 13, देन हाइड्रोजन 2। So tell me which of the following compound will be active in the NMR? Your first option is carbon 14, second option is a sulfur 32, third option is a carbon 13, and fourth option is a hydrogen second. सांगा आता आताच विचारतो मी की कुठला कंपाऊंड तुमचा NMR मध्ये इफेक्ट ऍक्टिव्ह असेल. Which compound will be active in the NMR, or which compound will show NMR spectra, or which atom or which nuclei will show NMR spectra? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन ए क्या है कार्बन 14, ऑप्शन बी रहेगा आपका सल्फर 32, ऑप्शन सी रहेगा आपका ये कार्बन 13, ऑप्शन डी रहेगा आपका ये चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा देगा? विच कंपाउंड विल बी एक्टिव इन द एनएमआर? चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने, सुनने को तैयार नहीं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दोज atomic atoms which will have odd mass number, they will have half integral spin quantum number, and therefore they are एक्टिव इन एनएमआर। तो जो भी एटम रहेगा उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो ऑड रहेगा, ऑड, जैसे 1, 13, 19, 35, 7 वगैरह, तो दे आर ऑड, एंड इवन अगर है तो वो नहीं दिखाएंगे। दिस लिस्ट, ओके, सो लिस्ट इन द फर्स्ट, जो पहले इसमें लिस्ट है कौन सा, हाइड्रोजन 1, ओके कार्बन 13, देन फ्लोरीन 19, क्लोरीन 35। ये जो है ये पूरे पूरे ये क्या है, एनएमआर में पीक दिखाएंगे आपको, या फिर स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, या फिर एक्टिव इन एनएमआर, एंड दीज ऑल दीज आर द इनएक्टिव इन द एनएमआर। तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब मैं भूल गया यहाँ पे बोलना, मतलब उसका रीजन फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसका रीजन वही है कि मैं यहाँ पे भूल गया था आपको बोलना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इवन दे कैन आस्क यू व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ योर कार्बन 13, spin quantum number of your carbon 13, so it is 1/2, so they can ask you question like this, okay। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। देन जो इसलिए ये 3 टेबल मैंने इसलिए फालतू में थोड़ी रखी है बुक में, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, यू कैन चेक इन द जीपीएट 2021, सो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ये सब मैंने दिया है यहाँ पे देखो, ऑड वर्ड अगर है तो। सो दिस स्पिन क्वांटम नंबर, अगर किसी का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटीग्रल आता है, सो दे विल बी एक्टिव इन द एनएमआर। ये भी यहाँ पे मैंने बोला था आपको। जैसे लास्ट टेबल है यहाँ पे, कहाँ पे ये एक्टिव है एनएमआर में, ये एक्टिव है एनएमआर में, देखो यहाँ पे कार्बन 13 ये एक्टिव है एनएमआर में, ये you have to calculate that, and you can calculate by using molecular atomic weight of that atom and atomic mass number, उसका एक फॉर्मूला आता है, for that you can go in the book, okay। so spin quantum number of your atom, yes, इतना याद रखना है आपको कि जिसका ऑड रहेगा, जो ये रहता है ऑड, वही आपको दिखाएगा। सो लाइक दिस, जो इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर भी 1 है एंड एटॉमिक नंबर भी क्या है 1 है, तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 1/2 होता है, बिकॉज ऑड रहेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर हाफ इंटेग्रल आएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप देखो 2ला 2नी भाग जाईल, पण 5ला 2नी भाग जाईल का, 5ला 2नी भाग जाणार नाही, त्याच्यामध्ये इंटिग्रल येईल ना काहीतरी। सो लाइक वाइज दैट, इफ हा ऑड मास नंबर है और ऑड एटॉमिक नंबर है, उसका हाफ इंटीग्रल आता है स्पिन क्वांटम नंबर। those atom which are having half integral spin quantum number, they are only active in the NMR, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ये जो लास्ट वाले है सभी स्पिन क्वांटम नंबर उनका गए हाफ इंटीग्रल। देन वी आर सीन द प्रिंसिपल, ओके, when you put a atom in the external magnetic field, so there is a 2 spin state, and now if you pass the radio frequency wave, the atom will absorb the radio frequency wave and it will go into the excited state, okay। so ground state is nothing but the parallel orientation or plus spin state or alpha spin state, and excited state is nothing but the anti-parallel spin state
और बीटा स्टेट और अपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे नॉर्मली आपका जो न्यूक्लियाई होता है वो ऐसे रैंडम रहेंगे, so they are also spinning, but they are spinning to their axis only randomly. When you place this nuclei in an external magnetic field, so either they will align to the magnetic field, ऐसे यहाँ से magnetic field जैसे what is the direction of magnetic field, ये dot dot जो है वो magnetic field की direction है, so some nuclei will align, okay, like this to the magnetic field, and some nuclei will oppose, for example like this. So this is known as a positive spin state, this is known as a negative spin state. Now, in this state, if you pass a radio frequency radiation, RF radiation, after absorbing the radiation, okay, so a nuclei from one spin state goes into another spin state. There is a transition in the spin state, okay, by absorbing the radiation. So that is measured in the NMR. Okay, so इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. Now we have seen what is ground state, what are the different relaxation mechanism. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है relaxation mechanism. Now these are the parts of your डिटेक्टर. इसमें ये पार्ट याद रखो कौन से पार्ट है इसमें के, इसमें काफी क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि ये इनिशियल पार्ट है. अभी जो सेकंड पार्ट रहेगा आपका उसमें ज्यादा we have seen the part of, okay. Now in the it is a spectroscopy. What is a NMR? It is a spectroscopy in which radio waves induces the transition between magnetic energy levels of the nuclei in the molecule. The magnetic energy level is created by keeping the nuclei in the magnetic field. Now, in absence of magnetic field, the spin state of nuclei is degenerate or are degenerate. Means they have same energy level and energy transition is not possible. When a external magnetic field is applied, there will be separate level of energy state and radio frequency radiation can induce transition between the energy level. ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है ये. NMR is considered with the nuclei having spin quantum number half, that is a half integral, like hydrogen 1, phosphorus 13 and fluorine 13, etc. etc. Radio waves are used, okay, they are having a least energy from the electromagnetic radiation spectrum. EMR spectrum जो होता है उसमें सबसे कम एनर्जी होता है रेडियो वेव्स का. Now this energy of radio waves is very small and cannot vibrate the molecule, cannot rotate the molecule or cannot excite the atom in the molecule, but these radio waves also have sufficient energy to cause or to affect the nuclear spin of the atom in the molecule, and that's why radio frequency are used. NMR is nothing but a technique where there is an interaction of nuclei and radio frequency radiations. ठीक है, क्वेश्चन पहले जो बोला था मैंने उसके ऊपर भी. सो रेडियो फ्रीक्वेंसी किसमें यूज होता है? NMR में, तो याद रखो. नाउ थ्योरेटिकल बेसिस फॉर NMR. ये थ्योरेटिकल बेसिस क्या है NMR के लिए? मैथमेटिकल बेसिस फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. Mathematical basis for NMR spectroscopy known as a Larmor equation. It is known as a Larmor equation. ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आता है, ठीक है, कैसे डेरिवेशन होता है उसका, सो बुक में दिया है छतवालानंद में. सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. कैसे दिया है वो क्या है, क्या होता है, मतलब प्लैंक कांस्टेंट वगैरह सब करके रेडियो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी कैलकुलेट करके वो सब ये इक्वेशन आता है भरने. दैट इज नोन एज लार्मर इक्वेशन. ओके, ये डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा. ये डेरिवेशन अगर का क्वेश्चन आता है तो वो आता है पीएचडी में. ये कैलकुलेट डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन जाता है पीएचडी में आता है. एम फॉर्म एनालिसिस जो कर रहा है उसमें आता है. बी फॉर्म में तो कोई डेरिवेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, but if you want to read for your knowledge you can read from books. Okay, remember mathematical basis for NMR spectroscopy is a Larmor equation as it is question आ चुका है. Okay, for example like what is the theoretical basis for UV spectroscopy? Anybody? What is the basis for UV spectroscopy? Beer's law, Lumber's law. So Beer's and Lumber's law are the basis for UV spectroscopy. Likewise for IR spectroscopy, Hooke's law is there. I have explained you. Hooke's law is there. Okay. Likewise, that for NMR spectroscopy, Larmor equation is the basis for NMR spectroscopy. So V is equal to gamma divided by 2 pi into H0. What is V? V is nothing but the frequency of, okay, V is nothing but the frequency. Okay, H0 is nothing but the magnetic field. So the frequency absorbed or emitted by nucleus in a moving state from one energy level to another energy level is directly proportional to the applied magnetic field, and there is an absorption of energy which is measured in the NMR. Okay, so 2-3 important points are there you have to remember. So while doing NMR, control of magnetic field is very important. So you have to control the magnetic field because वहाँ पे अपने मैग्नेट लगा दिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कितना फील्ड है मालूम ही नहीं. So control of magnetic field and relaxation time.
is important factors in the NMR. Relaxation time क्या होता है? I have already explained you. It is nothing but the length of time that nucleus spends in the excited state. जो nucleus जब एनर्जी लेके एब्सॉर्ब करके एक्साइट होता है तो वो कितनी देर तक एक्साइट रहता है, उसको बोलते हैं relaxation time. The length of time nucleus spends in the excited state and loses the energy and comes to the ground state. The process of losing of energy is known as a relaxation, and time spent in the excited state is a relaxation time. There are two modes of relaxation we have already seen: longitudinal relaxation and transfer relaxation. I have already seen. Okay, then another important point: magic angle in the NMR. Magic angle in the NMR, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2 बार जी पे. Okay, so if you done the NMR of your solid sample, some solid sample is subjected to NMR. They gives a broad spectrum which are not useful analytically. तो जब सॉलिड सैंपल आप एनालिसिस करते हो उसका एनएमआर में, तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, ब्रॉड पिक आता है, नैरो पिक नहीं आता. ब्रॉड पिक नैरो पिक का डिफरेंस क्या होता है? ये हो गया नैरो पिक, अगर ऐसा पिक आ गया तो ये हो गया ब्रॉड पिक. फर्स्ट पिक इज नथिंग बट द नैरो पिक. फर्स्ट पिक इज नथिंग बट द नैरो पिक. ये सब नैरो होता है और ये ब्रॉड होता है. सो इफ यू subject a solid sample to NMR, so it gives broad speak and that is not useful analytically. And now if you rotate the sample, if you rotate the sample to its axis, if you rotate the sample, if you rotate the solid sample so that its axis of rotation is a 54.7 degree, and this is known as a magic angle. Okay, this is known as magic angle. So इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, what is the magic angle? 4.7 degree, that is magic angle. Okay, now if you rotate the solid sample to its axis so that axis of rotation of sample is 54.7 degrees, okay, to the direction of applied magnetic field, the broadening of peak or broadening of spectra caused by random nuclear orientation tends to average out and resulting spectra is narrow. ठीक है, जब आप सैंपल को उस एंगल में रोटेट करोगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो ब्रॉड पिक आ रहे थे आपको वो क्या होंगे? वो नैरो हो जाएंगे. सो दे विल बी एवरेज्ड आउट and there you will get a narrow peak, and narrow peaks are analytically useful. That is known as a magic angle in the NMR. Now paramagnetic molecules like oxygen, O2, paramagnetic molecules like oxygen, they causes the peak broadening, peak को बड़ा करेंगे. Paramagnetic molecules like oxygen causes peak broadening, and nuclei with quadrupole movement also causes the peak broadening. तो nuclei with quadrupole movement का उसका example I think book में लिखा है मैं. So these are two important points. Number of signals in NMR. Number of signals in NMR spectrum depends on the types of hydrogen or non-equivalent hydrogen or protons. तो NMR में एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितना सिग्नल देगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है कि उस कंपाउंड में कितने टाइप के हाइड्रोजन है. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन और हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन नहीं. सो हाउ मेनी टाइप हाइड्रोजन्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल. बेस्ड अपॉन दैट इट विल गिव यू स्पेक्ट्रम इन एनएमआर. एनएमआर में अगर 2 पिक आता है तो उसका मतलब उसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन है. एनएमआर में अगर 3 पिक आता है तो उसको मतलब है कि उसमें 3 टाइप के हाइड्रोजन है. एनएमआर में अगर एक ही पिक आता है तो उसमें हाइड्रोजन जो है, जितने भी हाइड्रोजन है वो सब एक ही है, एक ही टाइप के है. सो नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम that gives you idea about the how many number of different type of protons or hydrogen they are present in the molecule or they are present in the sample. Okay, so equivalent protons will give you only one signal. Equivalent protons will give you only one signal. That means they should be chemically as well as magnetically equivalent. Chemically magnetically equivalent proton they will give you only one signal. ठीक है, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. सो आई वुड हैव टू एक्सप्लेन यू. सो नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर. एनएमआर में अगर स्पेक्ट्रा है, जैसे मान लीजिए कि एनएमआर का स्पेक्ट्रा अगर ऐसा आ गया, ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई पिक आ गया जैसे ये, सो एक कंपाउंड है उसका एनएमआर किया आपने, 2 पिक आ गई, दैट मीन्स दैट कंपाउंड हैज अ 2 डिफरेंट types of hydrogen. That will have 2 different type of hydrogen. If 3 peaks are there, that means there are 3 different types of hydrogen. If 4 peaks are there, that means there are 4 types of hydrogen. Okay? Rules to predict the number of protons. So, okay, so यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखा है आपको. So 2 types of NMR are there. First one is known as the PMR, that is the proton magnetic resonance
ये प्योर इंटरेस्ट इज हाइड्रोजन। अगर आपको हाइड्रोजन में इंटरेस्ट है तो दैट इज नोन एज अ प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, पीएमआर, और नॉर्मली एनएमआर। And if you are interested in the carbon, measurement of carbon, then there is a CMR, okay, carbon magnetic resonance। नेम ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ सिग्नल्स, कैसे कौन सा कंपाउंड कौन सा सिग्नल लेगा। सो इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, जैसे बोला मैंने जीपैट 2021 में, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स आर गिवन बाय 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, बस इतना ही दिया था 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। ये फॉर्मूला नहीं दिया था, ये स्ट्रक्चर नहीं दिया था, तो आपको पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स आर गिवन बाय दिस 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ऐसा वर्ड दिया। तो अभी क्या करना है आपको, इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर ये है 2,2-डाइब्रोमो, यानी ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिया है 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्या, तीन कार्बन एटम, सो तीन कार्बन लिखो यहाँ पे, वन कार्बन, क्या है 2,2-डाइब्रोमो, ठीक है। एक पहले के किसी भी कार्बन नंबर को एक कार्बन नंबर दे दो जो एंड में है, जैसे मान लीजिए इसको एक दे दिया, ठीक है। तो कार्बन है मतलब उसके वैलेंसी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो CH3 आएगा, तीन हाइड्रोजन उसको अटैच होंगे। बस 2,2 दूसरे नंबर पे क्या है, डाइब्रोमो, मतलब दो ब्रोमो किस पे, दो नंबर के कार्बन एटम पे, तो आपका डाइब्रोमो यहाँ पे लिखना है। और तीसरा ये कार्बन एटम कितना पिक देगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स इज गिवन बाय दिस कंपाउंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर। सो यहाँ पे CH3 मतलब यहाँ पे तीन प्रोटॉन है, जैसे ये एक हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो गया, ये तीन हाइड्रोजन। इसकी यहाँ पे दूसरे कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइन देखो, equivalent equivalent protons will give you only one signal। equivalent means both magnetically as well as chemically equivalent। so equivalent proton will give you only one signal, ठीक है। मतलब कौन से प्रोटॉन इक्विवेलेंट है देखना है। नाउ दिस इक्विवेलेंट मतलब क्या, ये छोड़ो, इक्विवेलेंट टर्म छोड़ो, ये जो हाइड्रोजन है उसका एनवायरनमेंट देखो। तो ये हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट क्या है, ये वाला हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जो है उसका एनवायरनमेंट देखो क्या है, एनवायरनमेंट मतलब उसका नेबरिंग कौन है। तो इसके नेबर में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अभी इसके ऊपर चलते हैं, इसके नेबर में कौन है, इसके नेबर में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके नेबर में क्या है, हाइड्रोजन ही है। एक इसके नेबर में क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। इसके ये हाइड्रोजन के नेबर में भी क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन के नेबर में क्या है, वही है क्या, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। इसके नेबर में ये दोनों है, और इसके नेबर में ये दोनों है, और इसके नेबर में ये दोनों है। So these three hydrogen atom they are known as a equivalent among themselves. They are known as a equivalent among themselves. So these three hydrogen atom they are known as a equivalent amongst themselves. They are known as a equivalent among themselves. These hydrogen atom I have numbered one, 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 one. सबको वन क्यों किया है, बिकॉज दे आर नोन एज इक्विवेलेंट इन देमसेल्फ, ठीक है। अभी दूसरे जो कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, सो लीव दैट। नाउ कम टू थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन के के ऊपर भी तीन हाइड्रोजन है, तो इसको जो एनवायरमेंट है, सेम एनवायरमेंट इसको भी है, सेम एनवायरमेंट इसको भी है। सो दीज थ्री दे आर अगेन नोन एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ये वाला एक पिक देगा, आप जब करते हो तो आपको ऐसे करते हो, एक एक पिक देगा और ये एक पिक देगा, कितना का, तो बट दैट इज रॉन्ग, ओके। क्यों, मैं बोलता हूँ, एज दिस प्रोटॉन्स, एज दिस थ्री प्रोटॉन्स, एज दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, भाई इसको एक ही प्रोटॉन कंसीडर हो रहा, एक हाइड्रोजन, ठीक है। एंड दीज थ्री आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ। सो दीज थ्री प्रोटॉन्स आर हैविंग एनवायरनमेंट ऑफ दिस। इसके साथ में को इसके नेबरिंग में कौन है, ये वाले के नेबरिंग में ये है, क्या है, C and Br2, और इसके नेबरिंग में क्या है, C and Br2, मतलब ये दोनों का भी एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। सो दैट्स व्हाई these two protons, one and one dash, they are also equivalent among themselves also, and they also are chemically and magnetically equivalent। so they both these two are equivalent। मतलब ये जो छह protons है आपके, six protons, six hydrogen, they are equivalent protons, and they will give you only one signal। all protons are equivalent, so only one PMR signal, as it is question was there in GPAT 2020। now second compound तो isopropyl chloride। so आपको नाम दिया है isopropyl chloride, तो आपको स्ट्रक्चर निकालना है उसका। तो आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब तीन, तो तीन कार्बन फटाफट लिख लो, एक दो तीन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो
इसको हाइड्रोजन अटैच करो, एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच किए। अभी क्या है, आइसोप्रोपाइल है। एन प्रोपाइल अगर होता तो एक टर्मिनल के ऊपर क्लोराइड आता है, एन प्रोपाइल क्लोराइड होगा टर्मिनल पे आएगा। आइसोप्रोपाइल इसलिए बीच के कार्बन को आएगा। तो CH3 CH Cl CH3। हाउ मेनी सिग्नल्स आ गए, ठीक है। सो लाइक वाइज पहले तो देखो कि कौन से इक्विवेलेंट है कौन से नहीं। फर्स्ट फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, तो दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, उसका एक पिक आएगा, ठीक है। दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, 1 1 1। दूसरे कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसका एक पिक आएगा। और तीसरा कार्बन आटम जो है हाइड्रोजन है उसे, तो उसमें भी है, तो दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, तो इसका एक पिक आएगा। तो कितना पिक आएगा टोटल, यहाँ पे जैसे दिख रहा है वहां पे जैसे दिख रहे वहां से तो लगता है कि 3 पिक आएगा, 3 आएगा, लेकिन इट्स रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज सी, जो पहले वाला कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, दे विल गिव वन पिक। सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट देखो, ये वाले जो हाइड्रोजन है उसका एनवायरनमेंट सेम है CH, इसका भी एनवायरनमेंट CH, इसका भी एनवायरनमेंट CH, ठीक है। CH और ये एनवायरनमेंट है, दैट्स व्हाई दे आर इक्विवेलेंट, वो एक पिक देंगे। अभी ये देखो इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसका एनवायरनमेंट ये है और ये है, ठीक है, तो इसका अलग है, तो ये एक पिक देगा, दूसरा 2 पिक हुआ और ये तीसरा वाला एक पिक देगा। लेकिन ये जो दो है CH3 वाले, ये दोनों भी क्या है, दे आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, मतलब ये CH3 वाले इक्विवेलेंट है, CH3 वाले इक्विवेलेंट है कौन से, ये प्रोटॉन जो है, ये 3 प्रोटॉन एंड ये 3 प्रोटॉन जो है, दे आर इक्विवेलेंट। सो ये दो अलग अलग पिक नहीं देंगे, ये दोनों मिला के एक ही पिक देंगे, और ये इसका एक अलग पिक आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विल गिव यू 2 पिक्स। क्यों? उसमें 2 टाइप के प्रोटॉन है ना, इसमें क्या है, 2 टाइप के प्रोटॉन है, सो दे विल गिव यू 2 पिक्स, 2 सिग्नल्स इन द एनएमआर। तो कैसे होता है याद रखो, ये एनवायरनमेंट यू हैव टू, कि देखो इसको जो इसके ये जो कार्बन हाइड्रोजन है उसके एनवायरनमेंट क्या है, एक में के साथ में सेम ही है, ठीक है। तो अगर इसको क्या देखेंगे तो उसको क्या अटैच है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन है और उसको हाइड्रोजन है, और ये वाले हाइड्रोजन को भी सेम एनवायरनमेंट है, क्या कार्बन है हाइड्रोजन है, ये वाले को भी क्या है, कार्बन है हाइड्रोजन है, तो ये तीनों क्या है, इक्वल हो गए मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली, सो ये एक पिक देंगे, ठीक है। उसी तरह से ये तीनों भी क्या है, इक्विवेलेंट है अमंग देमसेल्फ, तो ये भी एक पिक देंगे। लेकिन ये दोनों भी क्या है, ये दोनों को भी एनवायरनमेंट क्या है, सेम ही। अभी ये इनको ये प्रोटॉन को एनवायरनमेंट क्या है, इसका है, और इसको भी क्या है एनवायरनमेंट इसका है, तो सेम ही है। सो दे आर आल्सो इक्विवेलेंट, सो ये दोनों मिला के एक ही पिक देंगे, और दूसरा पिक आएगा इसका, दे विल गिव यू ओनली 2 पिक्स। पहले केस में क्या था, पहले केस में तो पहले केस में देखो ये हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट थे, ये हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट थे, ठीक है। और दूसरे कार्बन आटम दूसरा जो कार्बन है इसके ऊपर तो हाइड्रोजन था ही नहीं, तो ये इक्विवेलेंट, इसका एक पिक कंसिडर करो, इसका एक पिक करो, लेकिन ये दोनों भी क्या है, इक्विवेलेंट है, इसलिए ये एक ही पिक देंगे। ऑल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट टू वन पिक, एंड दिस देयर आर 2 डिफरेंट प्रोटॉन्स, सो दे विल गिव यू 2 पिक्स, ठीक है। नाउ थर्ड कंपाउंड देखो, थर्ड कंपाउंड एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब क्लोराइड का आप आएगा कार्बन नंबर 1 पे आएगा, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अभी देखो इसमें ये जो प्रोटॉन्स है दे आर नोन एज इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि इस तीनों ये जो 3 हाइड्रोजन है उसको सेम ही एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट उसका सेम है, तो इक्विवेलेंट हो गया, ये एक पिक देंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक पिक देंगे। अभी सेकंड नंबर के कार्बन आइटम जो है उसके ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, CH2। ये 2 हाइड्रोजन जो है वो, ये जो 2 हाइड्रोजन है दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, मतलब इसको भी सेम एनवायरनमेंट है, इसको भी सेम एनवायरनमेंट, तो ये इनका एक पिक आएगा, दोनों का एक। अभी ये जो तीसरे कार्बन आइटम पे क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, ये जो दोनों है वो दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको जो एनवायरनमेंट क्या है, इसको एनवायरनमेंट कौन सा है, कार्बन एंड क्लोराइड, इसका एनवायरनमेंट ये है, ठीक है, और इसका क्या है, इसका भी कार्बन एंड क्लोराइड, तो सेम ही एनवायरनमेंट, तो ये तीसरा वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एक पिक देंगे, ठीक है। पहले वाले पे एक पिक देगा, दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एक पिक देगा, और तीसरे वाले का एक पिक देगा। आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट क्यों नहीं है अमोक्स, ये तीसरा और पहला, देखो तीसरे में तीसरा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जो है उसमें क्या है कि एक हीट्रो एटम आ गया है, ठीक है। पहले वाले क्या है, 3 हाइड्रोजन है पहले कार्बन के, यार इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, इसके ऊपर सिर्फ 2 ही है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये और ये इक्विवेलेंट कैसे हो गए, नहीं हो गए। सो इसका एक अलग पिक आएगा,
ये सेकंड वाले कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका एक पिक आएगा और इसका एक पिक आएगा. सो इट विल गिव यू 3 picks. Okay, so 3 types of protons are there, therefore 3 NMR signals. Okay, so clear or not? समझ में आया या नहीं? फिर से बोलना है. बोलो फास्ट फास्ट बोलो. नसेल समजलं तर परत एकदा सांगतो. सांगायचं आहे का परत? ठीक आहे. पहिला कंपाऊंड आहे तुमचा 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन. ठीक आहे, कंपाऊंडचं नाव आहे 2,2 डायब्रोमो. कंपाऊंड काढून घ्यायचं, स्ट्रक्चर काढून घ्यायचं. ठीक आहे, असं सेपरेट काढायचं, म्हणजे असं नाही की CH3 असं नाही करायचं. सेपरेट सेपरेट हायड्रोजन लावायचे. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा सेपरेट हायड्रोजन लावले तर पहिल्यांदा बघा कार्बन नंबर CH3. ठीक आहे, तर हे जे हायड्रोजन आहे तो याला हे जो हायड्रोजन आहे हा हायड्रोजनला नेबरिंग कोण आहे? कार्बन आहे आणि त्याच्यानंतर हायड्रोजन आहे. ठीक आहे, हे नेबरिंग आहे. याला हे दोन आयटम नेबरिंग आहेत. ह्या हायड्रोजनचं एन्व्हायरमेंट बघा. याला कोण नेबरिंग आहे? याला अगेन कार्बन आणि हायड्रोजन नेबरिंग आहे. आता ह्याचं बघा, याला कोण नेबरिंग आहे? याला आहे हा कार्बन आणि हा हायड्रोजन. तो तिघांना सारखंच एनवायरमेंट है. सो दे आर नोन एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. इक्विवेलेंट होंगे वो एक पिक दिखाएंगे. सो फर्स्ट कार्बन एटम having 3 hydrogen and they are known as equivalent among themselves. So they will give you 1 pick. Okay. Now second कार्बन एटम के ऊपर कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको छोड़ो. अभी थर्ड पे आ जाओ. थर्ड के ऊपर कितना हाइड्रोजन है? अगेन 3. तो ये जो हाइड्रोजन है 3, तो ये भी क्या है कि उनको भी एक में को एनवायरमेंट सेम ही है. दे विल गिव यू 1 pick अमंग देमसेल्फ. दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. तो इसका पहले वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका एक पिक, और दूसरे वाले हाइड्रोजन तीसरे वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका एक पिक. नॉर्मली ऐसे कंसिडर करते हैं अपन. होता है कि ये तीसरे वाला कार्बन और पहले वाला कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो दोनों को जो एनवायरमेंट है वो क्या है? ये 2Br and C. तो वो तो सेम ही है. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ आल्सो, एंड दे आर आल्सो इक्विवेलेंट ऑन डिफरेंट. ओके, मतलब देमसेल्फ उसके बीच बीच में तो इक्विवेलेंट है ये, लेकिन ये दोनों पूरे के पूरे एक में के साथ इक्विवेलेंट है. तो देखो इसका ये these three protons are equivalent among themselves and these three protons are equivalent among themselves. बट ये जो दोनों सर्कल है वो भी इक्विवेलेंट ही है क्योंकि उनको भी एनवायरमेंट सेम ही है. सो दैट्स व्हाई दे आर नथिंग बट द ऑल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है, ये जो तीन हाइड्रोजन है CH3 के, इसके भी CH3 के जो है वो सब इक्विवेलेंट है. सो इसलिए उसको एक ही पिक मिलेगा. सो ऑल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट केमिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली. दैट्स व्हाई 1 pick. नाउ सेकंड कंपाउंड होता है आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. तो आइसोप्रोपाइल मतलब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको पहले. तो पहले आएगा CH3, CH, Cl और CH3. ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन पहले प्रोटॉन है सो दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. दूसरे नंबर कार्बन जो है उसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन है. तो पहले नंबर के जो प्रोटॉन है दे विल गिव यू 1 pick बिकॉज वो तीनों एक के साथ में इक्विवेलेंट है. दूसरा जो कार्बन आटम है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है तो उसका एक अलग पिक आएगा क्योंकि ठीक है उसका एक अलग पिक आएगा. और तीसरा जो कार्बन आटम है उसके ऊपर जो तीन हाइड्रोजन है दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. बट जो तीसरा कार्बन जो है और पहला कार्बन जो है उसके पूरे के पूरे प्रोटॉन जो है वो उसकी एनवायरमेंट क्या है? सेम ही है. तो ये दो अलग अलग नहीं देंगे, ये एक ही पिक देंगे. सो ठीक है, तो इसमें कैसे कितने पिक आएंगे? 2 पिक आएंगे. दो कैसे आएंगे बोलता हूँ. ठीक है, दोनों सर्कल का ये सभी इक्विवेलेंट है इसलिए ये दोनों मिला के एक पिक देंगे और दूसरा पिक आएगा आपका ये वाला हाइड्रोजन का. ये 2 पिक आएंगे. So 2 types of protons are there in this structure. So they will give you 2 NMR signals in the NMR spectrum. Okay. तीसरा कंपाउंड N-propyl chloride. अब N-propyl chloride मतलब ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर क्लोराइड आएगा. So CH3 पहला, then CH2, then CH2Cl है ना, ये कंपाउंड आएगा. देखो यहाँ पे CH3 जो है पहला उसके जो तीन हाइड्रोजन है दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. तो ये एक पिक देंगे. ठीक है, दूसरे वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है ये, तो उसका एनवायरमेंट अलग अलग है क्योंकि इधर से अलग एनवायरमेंट है और इधर से अलग है तो उसका एक अलग पिक आएगा. दूसरा पिक इसका आएगा. तीसरा पिक किसका? CS, ये तीसरा कार्बन आटम है CH2Cl, तो इसका एक तीसरा पिक आएगा. वो अलग है. ये जो दो हाइड्रोजन है वो ये दो, तो वो तो एक ही पिक दिखाएंगे लेकिन बिकॉज ये इक्विवेलेंट है. लेकिन ये फर्स्ट वाला कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है और थर्ड वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेटेरो एटम है. यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो फिर इक्विवेलेंट होता. तो पहले वाला कार्बन के हाइड्रोजन एक देंगे,
दूसरे वाले कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन है वो एक पिक देंगे और तीसरे वाले के जो है वो एक पिक देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पिक्स मिलेंगे 3। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन द कंपाउंड, दैट्स व्हाई 3 सिग्नल्स। तो पहले में एक ही टाइप के प्रोटॉन थे, दिख रहा है आपको दो अलग अलग, लेकिन वो एक ही है, ठीक है, एनवायरमेंट उसका सेम है। तो एक सिग्नल मिलेगा आपको पहले कंपाउंड में, दूसरे कंपाउंड में मिलेगा आपको 2 सिग्नल और तीसरे कंपाउंड में मिलेगा आपको 3 सिग्नल। इज दैट क्लियर? आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हर बार आते हैं। एक तो आपको डायरेक्टली नाम देंगे कंपाउंड का, सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्नल्स, फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल्स इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम। एक तो आपको स्ट्रक्चर देंगे, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देंगे डिवाइड करके, जैसे मैंने ये चीज लिखा है साइड पे, तो वो डायरेक्टली आपको देंगे CH2 CH3 ऐसा। आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बाकी कुछ नहीं। कौन से प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, कौन से नहीं है। स्टैंडर्ड यूज्ड इन द एनएमआर, ओके। सो स्टैंडर्ड कौन सा यूज करेंगे, आपको कैसे मालूम होगा कि आपका पिक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसका स्टैंडर्ड तो चाहिए। सो वन स्टैंडर्ड यूज्ड इन द एनएमआर नोन एज अ इंटरनल स्टैंडर्ड, दैट इज नथिंग बट द TMS, टेट्रामिथिल सिलेन। पर कम से कम 3 बार क्वेश्चन आया। रेफरेंस कंपाउंड यूज्ड इन द एनएमआर, स्टैंडर्ड यूज्ड इन द एनएमआर, इंटरनल स्टैंडर्ड यूज्ड इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो तीनों के लिए क्या है, एक ही है, टेट्रामिथाइल सिलेन, TMS। TMS is known as an internal standard for NMR spectroscopy, ठीक है। TMS टेट्रामिथाइल सिलेन, सिलेन मतलब क्या, सिलिकॉन, ठीक है। सिलेन मतलब क्या, सिलिकॉन। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन, लिखो यहाँ पे। टेट्रामिथाइल मतलब 4 मिथाइल, तो 4 सिलिकॉन की वैलेंसी चालू होती है, तो उसको 4 मिथाइल लगा दो, तो 4 मिथाइल लगा दिया, तो टेट्रामिथाइल सिलेन। अभी ये कितना पीक दिखाएगा आपको एनएमआर में, ये तो स्टैंडर्ड है, कितना पीक दिखाएगा दिखाओ। एक कंसिडर करो आप मिथाइल, तो नंबर दे दो 1, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, तो ये पिक एक पिक का दिखाएगा। 3 हाइड्रोजन है, दे आर अमंग्स इक्वल अमंग देमसेल्फ, तो ये एक पिक दिखाएगा, ठीक है। अभी दूसरा मिथाइल के जाओ, दूसरा मिथाइल में भी जो 3 हाइड्रोजन है वो भी इक्वल है अमंग देमसेल्फ, तो ये एक पिक का दिखाएगा। मान लीजिए ये एक हो गया, ये एक हो गया, 2। तीसरे कार्बन के ऊपर जाओ, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन दे आर अमंग्स इक्वल अमंग देमसेल्फ, तो ये एक पिक दिखाएगा। और चौथे पे जाओ, दे आर आल्सो इक्वल अमंग देमसेल्फ, ये एक पिक दिखाएगा। तो मतलब 4 पिक दिखाएगा ये, कितना हो गया काउंट, 4 हो गया। दे आर नॉट गोइंग टू शो यू 4 पिक्स, बिकॉज जो पहले वाला मिथाइल है, दूसरे वाला मिथाइल है, पहले वाले मिथाइल को क्या एनवायरमेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपने कंसिडर किया, मान लीजिए कि ये आपने कंसिडर किया एक, तो इसको क्या एनवायरमेंट है, इसको इसको ये पूरा एनवायरमेंट है, ठीक है। ये जो मिथाइल है उसको, उसके हाइड्रोजन अमंग्स जो CH3 है, उसके जो 3 हाइड्रोजन है वो तो इक्विवेलेंट है ही। उसके बाद में क्या है कि ये चारों जो है CH3 ग्रुप, मतलब ये 12 हाइड्रोजन आइटम, हाउ दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, ठीक है। CH3 3 हाइड्रोजन तो इक्विवेलेंट है ही, ये तो समझ में आएगा आपको। ये 12 कैसे इक्विवेलेंट है, ये मैं बोल रहा हूँ। देखो पहले वाला जो मिथाइल ग्रुप जो सर्कल में लिखा है, उसके लिए कौन सा एनवायरमेंट है, ये पूरा, ठीक है। अभी दूसरे वाले एनवायरमेंट दिखा रहा हूँ। अभी पहले वाला देखा आपने, अभी दूसरे वाला देखो, कंसिडर दिस मिथाइल, उसके लिए कौन सा एनवायरमेंट है, ये वाला। तो सेम ही है ना, इधर से देखो उधर से देखो, ठीक है, तो सेम है। अभी तीसरे वाला देखो, तीसरा ये कंसिडर करो आप, इसके लिए कौन सा एनवायरमेंट है, ये पूरा ये है, ठीक है। अभी चौथा वाला कंसिडर करो मिथाइल, तो फोर्थ मिथाइल यू हैव टू कंसिडर वाला, तो इसके लिए कौन सा एनवायरमेंट है, इसके लिए एनवायरमेंट है ये पूरा, सो सेम ही है। सो दैट्स व्हाई दो दिस 3 हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल ग्रुप दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, but these 4 methyl groups also are equivalent among themselves. That's why instead of showing 4 peaks, this compound will show only 1 peak. ठीक है, ये टेट्रामिथाइल सिलेन जो है वो आपको सिर्फ एक ही पिक दिखाएगा, एक ही पिक दिखाएगा। तो बोले सर ये एक पिक दिखाएगा आपको, चलो मान लिया एक एक पिक दिखाएगा, लेकिन ये आप बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड है, तो ये इंटरनल स्टैंडर्ड है, तो ये आपके सैंपल में डालना पड़ेगा आपको। तो आप हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन योर सैंपल पिक एंड दिस स्टैंडर्ड पिक, स्टैंडर्ड का पिक कौन सा है और सैंपल का पिक कौन सा है, आप कैसे करेंगे। नाउ एज आई टोल्ड यू दिस 4 मिथाइल they will give you only 1 peak, okay? Because they are all equal. Now they are added to this silicon molecule. Silicon molecule is highly electropositive, highly electropositive, electropositive है, electropositive, electropositive है, and because of the electropositive nature of this silicon, these 4 protons they are known as shielded proton.
was a shielded, SHIELD, शील्ड जो होता है ना, शील्ड मतलब ढाल, जो तलवार से बचने के लिए जो ढाल यूज करते हैं अपन उसको बोलते हैं शील्ड। सो बचने के लिए यूज कर रहे हैं ना ढाल। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ दिस सिलिकॉन, these protons are shielded. Okay, so they are shielded, that means they for the excitation of these protons you will require very high energy, क्योंकि ये प्रोटेक्ट किया जाता है सिलिकॉन की वजह से, सिलिकॉन इनको प्रोटेक्ट करता है, दैट्स व्हाई दे आर हाईली शील्डेड एंड द एब्सॉर्प्शन occurs at a very down field near about zero। और बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाकी है, सो दे गिव एब्सॉर्प्शन डाउन फिल टू दिस टेट्रामिथाइलसिलेन। ठीक है, मतलब टेट्रामिथाइलसिलेन का पीक आएगा आपका जीरो के ऊपर। से मान लीजिए कि एनएमआर का एक स्केल होता है डेल्टा स्केल, ठीक है, यहाँ पे रहेगा जीरो, जीरो पे आपका पीक आएगा, जो पीक जीरो पे आएगा वो पीक किसका रहेगा, दिस टेट्रामिथाइलसिलेन का। एंड उसके बाद में सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब बाद में दिखाएंगे पीक। कैसे, जैसे मान लीजिए CH3 मिथाइल है, CH2 CH2 CH3, जैसे प्रोपाइल है, ठीक है, तो प्रोपाइल में तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नहीं है, सो दैट्स व्हाई वो टीएमएस के बाद में ही पिक दिखाएगा। उसके बाद में जैसे कौन सा भी कीटोन एल्डिहाइड कौन सा भी ले लो, वो सब टीएमएस के बाद में दिखाएगा। So remember, tetramethyl is used as a internal standard, or it is used as a reference compound in the NMR. This is known as a delta scale. Position of peak in the NMR. Position of peak of your organic compound in the NMR is assigned on the delta scale. Delta scale will range from 0 to this peak of 0 is known as a peak of TMS. यहाँ पे TMS का peak आएगा tetramethyl. Now compound which will show peak towards the TMS, they are known as a shielded proton. They are known as a shielded proton, and the absorption is known as a upfield absorption. Okay, those compound which will show peak away from the TMS, they are known as a de-shielded proton, and the absorption occurs in known as a downfield. So de-shielded proton, they will absorb at a higher frequency. हायर फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर एनर्जी, लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर एनर्जी। ठीक है, जो शील्डिंग है, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जल्दी उसका ट्रांजिशन स्टेट नहीं आता, एंड दैट्स व्हाई उसके लिए एनर्जी लगती है ज्यादा एंड फ्रीक्वेंसी लगती है कम। और जो जिसमें डी शील्डिंग होता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम नहीं है, या फिर कोई नहीं है, पाई सिस्टम नहीं है, so that will give you the peak away from the TMS known as a de-shielding. You can say the absorption occurs in the downfield.